4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 13 मार्च को दिल्ली में जमायतुल उलमा ने कहा कि हम प्रदर्शन करेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने, मैं बयान सुन रहा था, ये भी बात आई निकल करके ख़बरों के माध्यम से, आम जन के बारे में भी कहा कि उनको इसका विरोध करना चाहिए। वक्फ बोर्ड पर जो अमेंडमेंट लाए गए हैं उसका नाम जो बदल दिया गया है, अब उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी जाने की तैयारी है। मौलाना अरशद मदनी जो जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमारे सामने विकल्प खुले हैं। हम जंतर मंतर पर जाएंगे 13 तारीख में, वहाँ पर लोगों को जागृत करेंगे और जागृत करने के बाद हमें अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाने पड़े तो हम वहाँ जाएंगे। अब ये लड़ाइयाँ वक्फ बोर्ड की चली गई। क्या है वक्फ बोर्ड? मुसलमानों की वो जायदाद जो लोग रिलीजियस या वेलफेयर के कामों में दे देते हैं और उसके बाद फिर किसी एक आदमी को उस पर कब्ज़ा नहीं होता, वो वक्फ बोर्ड की एसेट बन जाता है। इसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है। अब इनकी नज़र ज़मीनों पर तो एक ज़माने से है। पिछले दिनों मैंने आपको सामने एक खबर बताई थी कि मोदी जी की सरकार ने रेलवे के अधिकारियों को ये आदेश दिए हैं कि ज़रा पता करो रेलवे की ज़मीन कितनी है, उसमें एक्स्ट्रा कितनी है, उसको बेचने का, लीज़ पर देने का, मतलब हर जगह से पैसा निकालना है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब फ्रीबीज देंगे, बहन की योजनाएं के पैसे देंगे और उसके दम पर सरकारें आएंगी और आमदनी हो नहीं रही है, तो कहाँ से लाएंगे पैसा? फिर तो ये चीज़ें बिकेंगी। अब इनकी नज़र रेलवे के बाद पड़ी वक्फ बोर्ड पर। वक्फ बोर्ड पर उनका बड़ी देश में तीसरे नंबर पे बताया जाता है वक्फ बोर्ड की ज़मीन। उत्तराखंड में तो बताते हैं 800 बिलियन की ज़मीन मौजूद है। अब वो वहीं पर दुनिया भर की बातें चल रही हैं, यहाँ पर भी चल रही हैं। अब आकर सड़क पर बात आ गई। फिर वो JPC में चला गया था। फिर उम्मीदें ये की जा रही थी कि वो चंद्रबाबू नायडू और वो बिहार के जो नीतीश हैं, जिनको अचेत मुख्यमंत्री बता रहे हैं, लालू प्रसाद के लड़के, उन लोगों से उम्मीद ये थी कि इनको वोट मिलता है मुस्लिम समाज का। आंध्र प्रदेश में BJP का गठबंधन चंद्रबाबू नायडू से इलेक्शन से पहले से था, लेकिन वहाँ के मुसलमानों ने चंद्रबाबू नायडू को ये सोचते हुए कि ये ईमानदारी की बात कहेंगे, उनको वोट दे दिया। उन्होंने आरक्षण की घोषणा भी की, कुछ ऐसी बातें भी की और आंध्र प्रदेश को आगे ले जाने की बात भी उन्होंने की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात अब यह है कि अब इन दो नेताओं से उम्मीद की जा रही थी, बड़ी खबरें चली, चंद्रबाबू नायडू गिरा देंगे सरकार, नीतीश कुमार उठा के पटक देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता नीतीश कुमार का जो लल्लन सिंह है, बड़े शानदार नेता मुझे लगते थे, मैं कह रहा हूँ, लोकसभा में बात ही करने लगे ऐसे जैसे BJP के नेता हों। जबकि बिहार में अल्पसंख्यक समाज लालू प्रसाद होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को वोट देता है। नीतीश कुमार एक ज़माने से BJP के साथ है, लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं, कानून की व्यवस्थाएं कुछ बेहतर कर दी थी, सुदृढ़ कर दी थी, तो वहाँ के इंसाफ पसंद तबके ने, जो अल्पसंख्यक जमात से है, महिलाएं हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को वोट दिया। और नीतीश कुमार ने इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पहले शासन अच्छा भी चलाया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ BJP के पक्ष में ही सारे काम चल रहे थे। बिहार और अल्पसंख्यक और कमज़ोर और महिलाओं और कुर्मी और जो OBC थे, उनके मद्देनज़र जो भी बातें अच्छी हो सकती थी नीतीश कुमार ने की भी थी। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर भी नई, उसके अगर जो सर्वे है उसके मुताबिक 20% के करीब, 15 से 20% के करीब मुस्लिम समाज है। पहले तो 10 ही बताते थे, अब वो 15 से 20% हो गया, चूँकि सर्वे करा लिया था नीतीश कुमार ने। तो उस तमाम वर्ग को भी दरकिनार किया जा रहा है। उनकी उम्मीदें थी कि ये काम कर बैठेंगे। बल्कि जमायतुल उलमा बिहार भी चली गई थी और उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश कुमार वहाँ आएंगे। मुझे भी लगता था कि वो आएंगे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जो आदमी इंडिया गठबंधन को डिच करके BJP की गोद में बैठ गया और ऐसे गोल्डन मूवमेंट पे सिर्फ इसलिए कि उसको प्रधानमंत्री या उसका संयोजक नहीं बनाया गया, तो उस दिन पता चला गया था कि नेताओं के नज़दीक अपने दल और अपने स्वार्थ से बड़ा कुछ नहीं होता है। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि अब ये वक्फ बोर्ड की लड़ाई सड़कों पर आ गई है। इससे मुझे और आपको क्या क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। घंटों, महीनों, हफ्तों की फुटेज TV के जो बागड़ बिल्ले हैं नोएडा में बैठे हुए, वो आपका मेरा समय बर्बाद करेंगे, माहौल बनाएंगे और सरकार की मंशा बताएंगे कि देखिए साहब, वक्फ बोर्ड में इतना हंगामा होता था, इतनी बेईमानी होती है। कहाँ नहीं होती, बताइए आप मुझे। आपको मालूम है भारत के मंदिरों के पास कितना सोना है? मालूम है?
अगर वो सोना और ये जितने मज़ार हैं इनका सोना मोदी जी ले लें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये ट्रम्प वरम्प जितनी भी बातें बतिया रहे हैं ना, एलन मस्क, सब आगे कदमों में आ पड़ेंगे। इतना सोना है, लेकिन हिम्मत है किसी से सोना लेने की? 1 गज ज़मीन नहीं ले सकते आप मंदिर से। अलबत्ता दे देंगे, चूँकि आपको मालूम है कि आस्था जुड़ी हुई है। आप लोगों को इतना अवेयर कर देते कि वो खुशी के साथ अपना चयन कर लेते कि नहीं नहीं। जैसे मैं बहुत जगह देखता हूँ, मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद रास्ते में आ गई थी अभी 2 साल पहले। वहाँ के मुस्लिम समाज ने कहा नहीं साहब, ये रोड बन रहा है, मस्जिद हटा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मस्जिद आ गई थी, उन्होंने कहा हमारी पुरानी ज़मीन दिला दी जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन जब संभल का सीओ कंधे पे गदा रख के घूमेगा और साल के 52 हफ्ते के जुम्मे ढूंढेगा, तो बताइए आपका मेरा विकास कैसे होगा? हम और आप बात कहाँ से करते हैं जानते हैं आप? हमारे पेट में बातें बनती हैं, दिमाग में बनती हैं नहीं। दरअसल ये जो मोबाइल है, इंटरनेट है, गोदी मीडिया है, अखबारात हैं, यही बातें करते हैं वो लोग। इन लोगों ने हमारे सामने बातचीत करने का जो मसाला दिया है वो यही तय करते हैं। कोई एक पत्रकार है जो थोड़ा लीक से हट के बात करता है, उसे आप देखते नहीं हैं, चूँकि आपको चटकी हुई खबर भी चाहिए। तो दोस्तों बात यह है कि अवेयर अगर कर देते आप तो वो सोना दे देते, और मुसलमान जो है मज़ारों से निकाल करके उनकी जो वहाँ पे सोना इकट्ठा वो भी दे देते। हुआ है, पुराने ज़माने में हुआ है ऐसा। लेकिन चूंकि तुमने जब धार्मिक पशु बना दिया दोनों पक्षों ने, वो मस्जिद पे अटका हुआ है, वो मंदिर पे अटका हुआ है, वो शामी की बोतल पीने पे लड़ रहा है, वो कंधे पे गदा लिए घूम रहा है वहाँ का सीओ। तो हमारा तुम्हारा तो असल में दरअसल असल रूप ये है। बहरहाल मैं वक्फ बोर्ड पर आता हूँ दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट ये लड़ाई जाने वाली है। अब एक नया मामला, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो देश के अंदर बहुसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज ने ये सोचा, कहा भी कि चलो ये दशकों का मामला था, बड़े भाइयों की आस्था के अनुसार हो या इंसाफ के अनुसार हो, ये मिल गई है, चले कोई पूरे देश में एक भी चिड़िया का बच्चा नहीं बोला। हालांकि लोकल प्रशासन में खुद गवाह हूँ, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों को इकट्ठा करके ये कहा करता था कि देखिए फैसला कुछ भी आए बाबरी मस्जिद का, हमें अमन व अमान कायम रखना है। एक भी बहुसंख्यक समाज की या हिंदू समाज की मीटिंग नहीं की है एडीजी ने, एसएसपी ने, डीएम ने, क्योंकि उनको शायद मालूम था कि फैसला कहाँ आने वाला। लेकिन चलिए, आप ये सोच रहे थे कि कुछ कर देंगे, वो कुछ करने लायक बचे भी नहीं थे और उन्होंने किया भी नहीं था। लेकिन अब आप रोज़ाना नहीं, अब संभल ले आए, अब काशी ले आए, अब मथुरा ले आए, अब यात्रा ले आए, अब दुनिया भर के आपके तरकश में तीर हैं। मोहन भागवत की बात का भी आप पे असर नहीं होता कि हर जगह मंदिर ढूंढना बंद कर दो। अब ये वक्फ बोर्ड लेकर आ गए, फिर ये शरिया लॉ लेकर आएंगे। आपके पास इन्हीं लोगों को सुधारने का ठेका है सिर्फ। देश के अंदर 100 करोड़ लोग 8,000 रुपये से नीचे कमा रहे हैं, ख़रीदारी करने की ताकत नहीं है, 80 करोड़ लाइन में लगे हुए हैं, इनको सुधारने का मौका नहीं है आपके पास। या आपको सिर्फ अब्दुली दिखाई देता कि पंचर लगा रहा है, हवाई जहाज़ कैसे उड़ाएगा? अरे भाई, हवाई जहाज़ मत उड़ाओ उससे, उसे पंचर ही लगाने दो, लेकिन उसे चैन से जीने दो प्लीज़। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।